Hello students, welcome to our channel Learning Hindi। Students, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं Lesson 5 I Dream a World which is a poem written by Langston Hughes। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की थी, जहां हमने प्री रीडिंग टास्क को भी डिस्कस किया था। साथ ही साथ इस पोएम के न्यू वर्ड्स and their meaning, its summary, its moral, literary devices and rhyme scheme को भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी वजह से उस क्लास को मिस कर दिया हो तो उस क्लास के वीडियो का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को आसानी से पा सकते हैं। तो बच्चों, बात करें हम आज की। आज हम करने वाले हैं इस पोएम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जो कि आपके लिटरेचर बुक में दी हुई है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग द पोएम। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी। आपको करना क्या है, ये जो है पोएम की समरी है। आप इसे चाहो तो कंप्लीट करने के बाद एज अ समरी फेयर नोटबुक में बच्चे लिखते हैं, आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस समरी को कंप्लीट करना है। करना क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। देखिए, आपके लिए कुछ खाली जगह यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है और हमें उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, जो हमने पोएम से सीखा उस लर्निंग के आधार पर कंप्लीट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। In the poet's dream world, no man will scorn others. The earth will be blessed by love. The earth will be blessed by love and peace will prevail everywhere. There will be no difference between black and white. आप यहाँ people भी डाल सकते हो, black and white. Everybody will be able to experience joy and happiness. Man will not be spiritually weakened by greed. Avarice will not make human life miserable. People will share the bounties of the nature equally. Misery will be banished. तो ये रहा अंडरस्टैंडिंग द पोएम का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं एक्सरसाइज बी। ये भी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट है, बड़ा ही खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ आया हुआ है इस पोएम में। एंड जॉय लाइक अ पर्ल अटेन द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। व्हाट हैज जॉय बीन कंपेयर्ड टू? जॉय का कंपैरिजन किससे किया गया है? जॉय की तुलना किससे की गई है? तो वो एक पर्ल से की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? जॉय हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ पर्ल। यहाँ देखिए, ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दिया है, जॉय हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ पर्ल। बच्चों, जिन बच्चों ने पोएम की एक्सप्लेनेशन देखी हो, उन्हें तो किसी भी तरह के हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। जो भी मेरी बात से सहमत है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंपैरिजन? हमने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको बताया था कि इस कंपैरिजन का सिग्निफिकेंस क्या है। जॉय को पर्ल से ही क्यों कंपेयर किया? तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। दिस कंपैरिजन टेल्स अस दैट as the shine of a pearl never gets dim, joy could also shine forever in the lives of people. He further mentions that it is possible when the need of all mankind would be fulfilled. ठीक है ना? ये कंपैरिजन क्यों किया गया है? तो कंपैरिजन का सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह से शाइन ऑफ अ पर्ल, एक ओरिजिनल पर्ल का जो ग्लिस्टर होता है, जो शाइन होता है, वो कभी भी डिम नहीं होता, वो हमेशा ही शाइनी होता। तो जॉय भी कभी भी डिम ना हो हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में जॉय हमेशा ही शाइन करता रहे। पर्ल, जॉय हमेशा हमारी लाइफ में पर्ल की तरह शाइन करता रहे, ऑलवेज अटेंड रहे, ऑलवेज प्रेजेंट रहे। He further mentions that it is possible, ऐसा पोइट अगली लाइन में बताते भी हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब
हर इंसान की नीड फुलफिल्ड, हर इंसान की ज़रूरत है वो फुलफिल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से पर्ल और जॉय का कॉम्पेरिजन पोइट ने किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। पर्सनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज आर रिप्रेजेंटेड। पर्सनिफिकेशन क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है। पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए इस डिवाइस का यूज पोइट्स करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और क्वालिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ह्यूमन बीइंग के तौर पे। इनएनिमेट थिंग्स को, किसी भी क्वालिटी या किसी भी चीज़ को ह्यूमन बीइंग्स की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। What qualities have been personified in the following expressions? नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, देखिए ए और बी में। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी क्वालिटी को पर्सनिफाई किया गया है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको एज अ पर्सन पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है, एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो है लव। लव विल ब्लेस द अर्थ। अब बताइए, ब्लेसिंग देने का काम कौन करता है? हमें आशीर्वाद किससे मिलता है? ह्यूमन बीइंग से, ठीक है ना। हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर कौन आशीर्वाद दे रहा है? लव। तो लव को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया गया। आगे देखते हैं। रेशनेस विल हैंग इट्स हेड, ठीक है ना। हैंग कर लेगी अपने हेड को रेशनेस। कौन कर लेगा? रेशनेस। अब बताइए हेड किसका है? ये हेड किसका है? हेड तो ह्यूमन बीइंग का होता है। यहाँ पर किसके हेड की बात हो रही है? रेशनेस की। एंड रेशनेस को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। वैसे ही हैंगिंग का काम, हैंग हमने आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन करते समय बताया था, फांसी लटकाना या लटकना, या फिर यूँ कह लीजिए कि सुसाइड कर लेना। जिस तरह का कंटेक्स्ट आया था पोएम में, वहाँ पर इसका यही मतलब था। तो कोई खुद को कैसे मार सकता है, अपने हेड को कैसे हैंग कर सकता है? तो अपने हेड को हैंग करना एक ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटी होता है, और यहाँ पे रेस्टनेस उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। यानी रेस्टनेस, माइजरी, दुख को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो विच वर्ड्स इन ईच एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट द क्वालिटी हैज़ बीन पर्सनिफाइड। कौन से वर्ड से पता चलता है कि ये जो क्वालिटी है वो पर्सनिफाई हुई है? तो ब्लेस से, फर्स्ट में ब्लेस से पता चलता है कि ये ह्यूमन क्वालिटी प्रेजेंट किया जा रहा है, और मीन्स क्वालिटी एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरा है कि ये हैंग करना या फिर हेड से एसोसिएट कर दिया गया है। तो इससे हमें पता लगता है कि रेस्टनेस को पर्सनिफाई किया गया है, एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे वर्ड पावर से रिलेटेड। तो अ फ्यू फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट हैव बीन प्लेस्ड इन अ कॉलम ए with their meanings in column B in a jumbled form. Match the phrases in column A with their appropriate meanings in column B. यहाँ देखिए column A में कुछ phrases दिए हुए हैं और इनका meaning इधर दिया हुआ है, लेकिन सामने सामने सबके करेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसको जंबल कर दिया गया है, मीनिंग को ऊपर नीचे कर दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस फ्रेज का मतलब कहाँ छुपा है। जैसे सैप्स द सोल, अगर हम पहला देखें तो इसका मतलब क्या होता है? सैप्स द सोल मीन्स वीकेंस और डिस्ट्रॉयज आवर स्पिरिचुअल पावर। हमारी आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, स्पिरिचुअल जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, इनर वॉइस जो हमें समझाता है, उस चीज़ को, उस पावर को कमज़ोर कर देना, दैट इज कॉल्ड सैप द सोल। दैट हैज़ बीन टोल्ड टू अस using the phrase saps the soul. B. Our avarice blights our day. Avarice blights our day. तो avarice blights our day का क्या मतलब हुआ? An extreme desire. Avarice means extreme desire for wealth. ठीक है ना। Blights makes our daily life tense and miserable. तो धन के लिए जो अत्यधिक लालच होता है वो हमारे डेली लाइफ को टेंस और माइजरेबल, दुखी बना देता है। Bounties of earth. Bounties of earth means the generous gifts offered to us by the land on which we live. ठीक है ना। हम जिस भी लैंड पे रहते हैं वहाँ पर जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, और मैक्सिमम थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं वो तो हमें नेचर ही देती है। तो वो सब क्या है? जनरस गिफ्ट्स हैं, जिसको यहाँ पे बाउंटीज ऑफ अर्थ कहा गया है। रेस्टनेस विल हैंग इट्स हेड। अभी हमने ऊपर पर्सनिफिकेशन के टाइम में आपको लाइन को रिवाइज किया था और एक्सप्लेनेशन में तो ढंग से बताया था ही।
तो यहाँ देखते हैं रेस्टनेस विल हैंग इट्स हेड का क्या मतलब हुआ। यहाँ नंबर 1 माइजरी एंड सफरिंग विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तीसरा सॉरी लास्ट जो फ्रेज है ये क्या है, अटेंड टू द नीड्स। अटेंड टू द नीड्स मीन टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जिसकी जो ज़रूरत है उसका ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने जो वर्ड पावर से रिलेटेड एक्सरसाइज थी उसको पूरा किया। अब आइए हम देखते हैं हॉट्स, ठीक है ना। हॉट्स में क्या है, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड सम फीचर्स ऑफ हिज ड्रीम वर्ल्ड, walk in groups of 4 or 5 and make a list of the steps that need to be taken to translate the poet's dream into reality। पोइट का जो ड्रीम है, ये जो ड्रीम है पोइट की कि सब तरफ प्रेम ही प्रेम हो, कोई किसी से नफरत ना करे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो हर ओर। तो आपको करना क्या है कि ऐसा सिचुएशन लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए हमारे द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, आप उसे लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि ग्रुप ऑफ 4 और 5 में इस काम को करना है। स्टूडेंट, दिस इज़ द लॉकडाउन पीरियड, तो आप ये चीज़ अकेले भी कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको प्रोवाइड किया है जो मुझे लगा, ठीक है ना। मुझे लगा कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे इस वर्ल्ड का सिनेरियो बिल्कुल वही हो जो पोएट चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ लिस्टिंग की हुई है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। इसमें से आपको अगर कुछ लगता हो कि नहीं ज़रूरी नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और आप अपना वाला आंसर तो ज़रूर लिखिए, दे आर द मोस्ट वेलकम। इस लिस्ट में आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशंस को डाल सकते हैं फॉर द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे क्या लगता है कि कौन से वो स्टेप्स हैं दैट नीड टू बी टेकन टू ट्रांसलेट द पोएट्स ड्रीम इनटू रियलिटी। नीचे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। पहला क्या है, देयर शुड बी इक्वल राइट्स गिवन टू ऑल, ठीक है ना। जैसा कि ब्लैक एंड वाइट की वो बात करते हैं तो उस समय ब्लैक को वो राइट थी ही नहीं जो वाइट को थी, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे वो ब्लैक को नहीं थी। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स गिवन टू ऑल। पीपल शुड नेवर बी डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। लोगों को कास्ट, कलर और क्रीड संप्रदाय के नाम पर कभी भी डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, या डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम फलां कास्ट हैं तो हम अपने कास्ट वाले को हेल्प करेंगे, हम फलां कलर हैं तो अपने कलर वाले को हेल्प करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। वी शुड प्रमोट पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हमें शांति को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि कोई भी तरह का भड़काऊ बात हो या पोस्ट हो उसको शेयर ना करें, उसको रिपोर्ट करें, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले शांति बनाए रखें, शांति को प्रमोट करें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करें, ठीक है ना, भाईचारे को प्रमोट करें। Those who spread hatred among people must be punished severely। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बीमार मानसिकता के होते हैं जो जब बात करते हैं तो वही बात करते हैं कि हाँ हम में से फला लोग अच्छे हैं और फला लोग बहुत बुरे हैं। अगर हम देखें तो इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों से सोशल साइट्स तो भरा ही हो, ठीक है। इसके अलावा अपने स्पीच के दौरान भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो जो भी हैट्रेड को स्प्रेड करे, नफरत को बढ़ाए, भड़काए लोगों के बीच में, उसको सीवियरली पनिश्ड करना चाहिए। दोज हु स्प्रेड हैट्रेड अमंग पीपल मस्ट बी पनिश्ड सीवियरली। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर बी प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट अदर्स। कभी भी किसी और के बारे में प्रेजुडाइज्ड नहीं होना चाहिए, यानी पहले से एक धारणा नहीं बना ले के रखनी चाहिए। वो किसी खास क्लास से बिलोंग करता है तो फिर उसके में ये बात होगी, इस तरह का प्रेजुडाइज पूर्वानुमान हमें नहीं लगाना चाहिए। आगे क्या है, वी शुड ऑलवेज वोट इन द फेवर ऑफ अ सेक्युलर पार्टी। अच्छा, वोटिंग करते समय भी लोग, बहुत से लोग हैं वो देखते हैं कि उनके कास्ट को कौन सपोर्ट करता है, उनके क्लास को कौन सपोर्ट करता है, तो उनके खुद के इंटरेस्ट कौन सी पार्टी से फुलफिल हो सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सेक्युलर पार्टी हो हमें उसी को वोट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसको हटा सकते हैं, आप अपना वाला लिस्टिंग भी कर सकते हैं। हर साल बच्चे बहुत अच्छा सुझाव, सजेशन देते हैं जो इस एक्सरसाइज में काफ़ी मज़ेदार होता है।
तो एच नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, पीपल शुड नॉट बी गिवन इम्पोर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिचेस। और भी अब हमारे इंडिया में ही देख लीजिए, भारत और इंडिया दो तरह का सिनेरियो है ना। कुछ लोग बहुत धनी बहुत समृद्ध हैं, जबकि कुछ लोगों को खाने की भी परेशानी होती है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात और है कि धन की होड़ में लोग सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं, अपनी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने, ठीक है ना। तो कभी भी रिचेस को इम्पोर्टेंस न दिया जाए, ठीक है ना। पीपल शुड नॉट बी गिवन इम्पोर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिचेस बट देयर डीड्स टुवर्ड्स सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है, इस आधार पे इम्पोर्टेंस दिया जाए। कोई बहुत धनी है, भारत में नंबर 1 रिच पर्सन है, तो इस आधार पे उन्हें रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस न दे करके, और इस आधार पे दिया जाना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए। जब ऐसा होगा तो धन के लिए जो अंधी दौड़ है उसमें लोग कम हिस्सा लेंगे, और जो पुअर लोग हैं जो अपने मेहनत से हमारा सर्व करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आगे क्या है, ईच एंड एवरी वन मस्ट बी एजुकेटेड, ठीक है ना। अब इस पोएम को आप सिर्फ इसी चीज़ से नहीं जोड़ के देखिए कि वाइट और ब्लैक नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो और भी रूप में है, रिच और पुअर के बीच में भी है। डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, उन सब के बीच में आपस में क्लैश है, नफरत है, हैट्रेड है, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी वन मस्ट बी एजुकेटेड। अगर एजुकेशन जो हो वो सही ढंग से सबको मिले तो ये प्रॉब्लम, जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, वो अपने आप डिलीट हो जाए, क्योंकि सबके अंदर सेंस होगा किस बात का, कि वी हैव बीन बोर्न इन दिस वर्ल्ड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ एजुकेशन जो वर्ड है वो रियल वाली एजुकेशन के लिए कहेंगे, ठीक है ना। वो एजुकेशन नहीं जो पास कराए और पैसे कमाने में हमें मदद करे, नो, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो अगर सबको सही ढंग से शिक्षा मिले तो सब लोग मेहनत को रिस्पेक्ट करेंगे, श्रमिकों को, लेबरर्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, मजदूरों को भी रिस्पेक्ट मिलेगा, उन्हें भी सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, जो कि अभी नहीं है। इसके चलते क्या है, समाज में इनइक्वालिटी, तो ये भी होना चाहिए। आगे क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन, लाइफ स्किल। अ न्यू चाइल्ड हैज जॉइंड योर क्लास, ही इज ब्लैक। एक नया बच्चा आपकी क्लास में आया है, वो कलर में क्या है, ब्लैक है। नो वन वांट्स टू बी फ्रेंड हिम, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। यू फील कंसर्न फॉर हिम, आपको उसके लिए बुरा लगता है। हाउ विल यू इंश्योर दैट ही ग्रेजुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर क्लास। आप ऐसा क्या करोगे कि धीरे धीरे वो आपकी क्लास का एक हिस्सा बन जाए, ठीक है ना, यानी सब उससे फ्रेंडली हो जाए, वो सब में घुल मिल के रहे जैसे आप। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होंगे, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ मुझे क्या लगता है मैंने बताया है, मैंने खुद को आपकी जगह पे रखा है पहले, क्योंकि हर स्टेज में, हर एज में किसी के भी साथ मिक्सअप होने का, अंडरस्टैंडिंग गेन करने का अलग अलग तौर तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्लास में क्या हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई माई सेल्फ विल गो टू दैट स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा उसके पास और खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कब से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आई विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, रूल समझने में मदद करूंगा स्कूल की। आई विल शेयर माई लंच विद हिम, लंच मैं उसके साथ करूँगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबों को एक लेसन मिले, वो देखें और सीखें। बड़े जो महापुरुष हैं वो किसी को भी शिक्षा देने से पहले उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा या करूँगी। आई विल accompany him in labs, library and playground too। जब हम कहीं पर भी नया या फर्स्ट डे गए होते हैं तो हमें एक हेजिटेशन सी होती है हर जगह। तो वैसे में अगर किसी सीनियर का, किसी एक्सपीरियंस्ड का हमें सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो हम बहुत जल्दी वहाँ पे कोप अप कर जाते हैं। तो इसमें क्या करूँगी, आई विल accompany him in labs, library and playground too। आई विल टेल माई फ्रेंड्स अबाउट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जब इतना घुल मिल जाने के बाद से मैं उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके बारे में अपने दोस्तों को बताऊँगा। इन दिस वे एट फर्स्ट आई विल बी फ्रेंड हिम, सबसे पहले मैं उससे दोस्ती करूँगा, एंड देन ग्रेजुअली कन्विंस माई फ्रेंड्स फॉर बीइंग फ्रेंडली विद दैट स्टूडेंट। और तब मैं अपने अदर फ्रेंड्स को कहूँगा कि वो उस स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हूँ। आई विल ऑल्सो टेल माई फ्रेंड्स, कैसे, अब मैं उनको कन्विंस कैसे करूँगा कि फ्रेंडली हूँ, मैं उनको बताऊँगा दैट फिजिकल अपीयरेंस हैज़ बीन गिवन बाय गॉड। फिजिकल अपीयरेंस गॉड द्वारा दिया गया है। देयर इज नो फॉल्ट ऑफ अ पर्सन इफ इज ब्लैक इन कलर। अगर कोई कलर में ब्लैक है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। We should judge the people as per their deeds, not the color.
हमें किसी भी इंसान को उसके कर्मों से आंकना चाहिए, तोलना चाहिए, उनके कलर से नहीं। आई होप आफ्टर सम टाइम माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो लर्न द लेसन ऑफ लव। मुझे लगता है कि इतना करने के बाद, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन इतना करने के बाद मेरे दोस्त ज़रूर से समझ जाएंगे कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कलर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा जो प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, इससे वाकई में आपको हेल्प मिल रहा हो, हमारे जो कंटेंट्स हैं वो वाकई में आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें आगे और भी बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन है वैल्यूज रिलेटेड। ग्रीड एंड एवरेज आर टू ह्यूमन वाइसेस वी नीड टू शन। ये दो ह्यूमन वाइसेस एक बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। डू यू एग्री? जो लालच और धन के प्रति जो मोह है, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ है, उसे हमें हटाने की जरूरत है। डू यू एग्री? आपको ऐसा लगता है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक वी कैन इंश्योर दैट वी डू नॉट फॉल विक्टिम्स टू सच वॉइसेस? अगर हाँ, तो हम कैसे इंश्योर करें कि हम इन बुराइयों में उलझे नहीं, यानी हम इनके शिकार न हो। इससे बचने के लिए हम क्या करें, कैसे इन चीज़ों को खुद से दूर रखें? जो मुझे लगता है वो मैंने बताया है। ग्रीड एंड एवरेज आर टू ह्यूमन वाइसेस। अब देखिए बच्चों, जनरली मुझे ये अगर पर्सनली पूछे तो पसंद नहीं है हॉट्स, वैल्यूज़ या लाइफ स्किल्स के आंसर बताना। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर मैं ये खुद बताती हूँ तो आपका जो विज़न है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि अगर आपको फ्री छोड़ा जाए तो आप और भी तरीके, और भी लॉजिक्स, और भी रीजनिंग्स, और भी फैक्ट्स दे सकते हैं अपने उन स्किल्स को हमारे सामने रखने, आंसर को लिखने। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आपने पोएम को पढ़ने के बाद जो भी फील किया हो, उस फीलिंग, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि ग्रीड और एवरेज के शिकार कैसे ना हो, कैसे खुद को इनसे दूर रखें या इनको शन करें। तो ग्रीड एंड एवरेज आर टू ह्यूमन वॉइसेस वी नीड टू शन। वी कैन इंश्योर दैट वी डोंट फॉल विक्टिम टू सच वॉइसेस बाय लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस। हम सिर्फ अपनी अंतरात्मा को सुने। अगर इतना करें तो ये जो वॉइसेस हैं, ये जो बुराइयां हैं, काफ़ी दूर चली जाएंगी, क्योंकि हमारा जो इनर वॉइस है वो हमेशा हमें सही रास्ता बताता है। ये अलग बात है कि हम अपने स्वार्थ में अपने इनर वॉइस को नहीं सुनते। इसके अलावा आवर हार्ट एंड सोल नोज दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस। हमारा दिलो दिमाग ये तो जानता है कि मनी इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर मेंटल पीस। लेकिन अब हमारी मानसिक शांति की कीमत पे नहीं, हमारी शांति खत्म हो जाए इस कीमत पर धन नहीं बटोरना चाहिए। एंड द कंसर्न ऑफ आवर फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली और सोसाइटी के लिए जो कंसर्न है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम वो ना कर पाते हो धन के मोह में, धन कमाने की दौड़ में, तो फिर हमें ऐसे धन का परिग्रह नहीं करना चाहिए। We must understand that in the blind race for money, our friends, family and well-wishers are left behind who are our real support. हमें समझना चाहिए कि जो ग्रीड और अवाराइज के चक्कर में आके हम ब्लाइंड रेस फॉर मनी दौड़ रहे हैं, धन के पीछे जो भाग रहे हैं, इस भागने के क्रम में होता क्या है कि आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड वेल विशर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। वो सब पीछे छूट जाते हैं। हु आर आवर रियल सपोर्ट। हमारे असली सपोर्ट कौन है? यही लोग हैं। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे हम राइटिंग स्किल की। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मैन वॉज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स in about 80 to 100 words. Man was born free but everywhere he is in chains. हम पैदाइश तो स्वतंत्र हैं लेकिन हर जगह हम बंधन में हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, मैंने कोशिश की है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये थॉट्स कैसे लगे। दिस लाइफ लिव्ड बाय मैन इज़ नॉट नेचुरल द वे गॉड मीन्ड अस टू लीव। टू बी born freely literally means not to be born to slavery. A child has to do what the parents say. He has to obey teachers. At work, we have to follow our boss orders. Family life itself acts like a chain. A husband has to earn, a wife has to cook and take care of the home and have children. The children are also expected to get good grades and behave. All these expectations are added by the society. In fact,
since is both itself the chains of prejudice based on caste, creed and color are set loose on man by society. तो ये तो रहा आंसर. आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं. हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं ये नेचुरल नहीं है. जिस तरह से गॉड ने हमें लाइफ दी हम वो लाइफ नहीं जी रहे. ठीक है, हम इसको अपने तरीके से जी रहे हैं. अच्छा, तो फिर फ्रीली बोर्न होने का मतलब क्या है? इसका लिटरल मतलब ये है कि हम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए. वी आर नॉट बॉर्न टू स्लैवरी. फ्री पैदा होने के बाद भी अगर हम कंसीडर करें तो हम हर जगह बंधन में हैं. कैसे? ठीक है, स्लैवरी के लिए हम पैदा नहीं हुए, लेकिन हाँ चेन में तो है. कैसे? तो एक बच्चे को वो करना पड़ता है जो उसके पेरेंट्स करते हैं, उसे अपने टीचर्स को भी ओबे करना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है. उसका मन हो ना हो, वो फ्री कहाँ है? एट वर्क हम सबों को अपने बॉस को फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमें उसका कहा पसंद हो ना पसंद हो. हम वहाँ भी फ्री नहीं है. फैमिली लाइफ भी एक चेन के जैसा है, क्योंकि वहाँ हस्बैंड को अर्न करना ही पड़ता है, वो ना करे तो काम नहीं चलने वाला. वाइफ हैज़ टू कुक एंड टेक केयर ऑफ द होम एंड हैव चिल्ड्रन. वाइफ भी तो फ्री नहीं है, उसे भी कुक करना पड़ता है, बच्चों और घर का ध्यान रखना पड़ता है. द चिल्ड्रन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड बिहेव. बच्चे भी बंधन में हैं, वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है जैसा गॉड ने एकदम से फ्री भेजा. बच्चों को भी क्या करना है? ग्रेड्स के लिए यानी मार्क्स के लिए, और अच्छे अच्छे बिहेव उसे भी अपने अंदर डालने होते हैं. तो ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस आर एडेड बाय द सोसाइटी. ये जो सारे एक्सपेक्टेशन है कि हस्बैंड को क्या करना है, एक एम्प्लॉय को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, वाइफ को क्या करना है, तो ये सारे एक्सपेक्टेशन कौन दिया है? इंसान तो पैदा तो होता है फ्री, लेकिन बाद में ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी डाल देती है. इन फैक्ट सिंस इज बोथ इटसेल्फ द चेन ऑफ प्रेजुडिस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड कलर आर सेट लूज ऑन मैन बाय सोसाइटी. अगर वास्तव में देखें तो जन्म के साथ ही एक तरह का चेन, वो चेन किस चीज़ का है? प्रेजुडिस का है. पूर्व धारणा, एक कॉन्सेप्ट के साथ ही इंसान पैदा होता है. क्या? जो उसके कास्ट, क्रीड और कलर पर बेस्ड होता है. और ये जो प्रेजुडिस होता है उसको सोसाइटी ने थोपा है इंसान पे. ठीक है, वो हमारे साथ गॉड नहीं भेजते, सोसाइटी भेजती है. तो इस तरह से हम फ्री बॉर्न तो हुए हैं, बट वी आर in fact not free, we are in the chains everywhere. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑप्शन है राइटिंग स्किल का. राइट अ पैराग्राफ ऑफ 80 words strongly emphasizing the point that human beings should not be divided on the basis of color, religion, language, because all human beings have essentially the same feelings. Give your paragraph a suitable heading. Refer to the poem No Men Are Foreign in My English Reader. आपकी माई इंग्लिश रीडर जो बुक है उसमें नो मेन आर फॉरेन करके एक पोम है, लॉन्ग है, आप उसे पढ़िए. आपके अंदर भी इस तरह के जो थॉट्स हैं वो आने लगेंगे कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन और लैंग्वेज डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब की फीलिंग्स जो है वो सेम है. ठीक है, यहाँ मैंने अपना आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. वर्ड काउंट तो नहीं किया है बच्चों, लेकिन हाँ पैराग्राफ के सारे रूल्स मैंने फॉलो किए हैं. यहाँ देखिए, एक बार मैं आपको बता भी दूं कि पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होता है. एक सुटेबल हेडिंग होती है जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं. हाँ, लेकिन हेडिंग कोशिश करें कि पूरा एक आइडिया देता हो, हेडिंग से पूरा एक आइडिया मिलता हो. यहाँ ऊपर वाला भी देख लीजिए, अभी जो मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन करा है यहाँ पे भी देख लीजिए, हेडिंग है. ठीक है, अंडरलाइन कंपल्सरी नहीं है, आप कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले. बट हाँ, एक आइडिया देना चाहिए जो कि इस पैराग्राफ का समरी हो. पूरे पैराग्राफ का एसेंस, निचोड़ जो है वो यहाँ पे टाइटल में होना चाहिए. इसके अलावा फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप बताने क्या चाह रहे हो, फिर अपने आइडियाज़ को आप बीच में एक्सप्रेस करो, और लास्ट में कंक्लूजन दो कि आपने इतना कुछ क्यों बताया. अब आगे देखते हैं. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक सुटेबल हेडिंग ढूंढी है जिसका अपना एक आइडिया है. द वर्ल्ड इज वन फैमिली. Our world is largely populated and everyone in this world is working to attain the same things. हमारा जो वर्ल्ड है लार्जली पॉपुलेटेड है, इंट्रोडक्शन है ये. ठीक है ना, तो हमारा वर्ल्ड लार्जली पॉपुलेटेड है और हर किसी का जो एम है, हर कोई काम कर रहा है वो एक ही चीज़ को पाने के लिए कर रहा है. क्या? हैप्पीनेस, पीस, सिक्योरिटी एंड अ होपफुल फ्यूचर. एक आशा से भरा हुआ भविष्य. तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लाफ एंड क्राई इन द सेम वे. दुनिया के सब इंसान एक ही ढंग से हंसते हैं और एक ही ढंग से रोते हैं. सबके रोने से आंसू ही निकलते हैं, सबके हंसने से हा की आवाज़ ही निकलती है. तो वे सेम है. वी ईट एंड ड्रिंक इन द सेम मैनर. हम एक ही तरीके से खाते हैं,
ठीक है ना। वी ब्रीथ द सेम एयर। अच्छा, यहाँ एक ही मैंने तरीका बताया खाने का, मैनर सेम है। खाने को तो कुछ लोग कई कंट्री में ऐसा भी खाया जाता है जो हम लोग नहीं खाते, या हम जो खाते हैं वो लोग नहीं खाते, बट हाँ मैनर सेम है, ठीक है ना, तरीका खाने का सेम है। वी ब्रीथ द सेम, हम लोग भी जैसे मुंह में डालते हैं खाना, उसको दांत से चबाते हैं, फिर उसको थ्रोट से निकलते हैं, स्वालो करते हैं, वैसे ही वो लोग भी वी ब्रीथ द सेम एयर, हम एक ही हवा लेते हैं। हम सब तो हवा ही लेते हैं, कोई हवा के बदले कुछ और तो लेता नहीं सांस में। वी लिव अंडर द सेम स्काई, एक ही स्काई के नीचे हम सब हैं। जिस तरह एक छत के नीचे रहने वाली एक फैमिली के हुए, उस तरह से आसमान भी एक छत है। अंडर द सेम सन, एक ही सूरज, एक ही धूप हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो धूप हमें मिलती है या साउथ अफ्रीकन को मिलती है, अमेरिकन को मिलती है, ब्राज़ील में मिलती है, वो सब क्या है, एक ही सन से तो आता है। वी फील एंड एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन द सेम वे, हमें खुशी वैसे ही महसूस होती है जैसे किसी अदर कंट्री के लोगों, और हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस भी वैसे ही करते हैं जैसे अदर कंट्री के लोग। खुशी में कोई बैठ के चिल्ला चिल्ला के दहाड़े मार के रोता नहीं है, सब लोग हंसते ही हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचने लगते हैं खुशी के मारे। द कलर्स ऑफ आवर ब्लड एंड बोन्स आर द सेम, हमारा ब्लड, हमारा बोन सेम कलर का है। आवर एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हमारा जो जन्म लेने का तरीका है, हमारा जो मरने का तरीका है, हम जो मरते भी हैं वो भी क्या है, सेम तरीका है, वो भी एक ही तरीके से होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के हैं तो जीते रहेंगे और बाकी वाले मर जाएंगे, नहीं, सबको पैदा होना है और सबको मरना है। इफ़ वी फोकस ऑन दीज सिमिलरिटीज़, अगर हम इन सिमिलरिटीज़ को फोकस करें एंड अवॉइड द फिजिकल अपीयरेंस को अवॉइड करें, थोड़ा साइड करके चले, वी कैन सेंस दैट ऑल द वर्ल्ड वंस बिलोंग टू द सेम फैमिली, हमें ये समझ में आ जाएगा एक न एक दिन हम लोग, पूरी दुनिया के लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी हमारा रूट कहाँ है, एक ही फैमिली है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ, आपके घर में आप 2, 3, 4 भाई बहन हो सकते हो, आपके अंकल आंट वो भी तो आपकी फैमिली है, आपके मॉम डैड ग्रैंडपा ग्रैंडमा, ये सब आपके फैमिली है, जॉइंट फैमिली में फैमिली है। तो अब आप बताइए, अगर सिंगल भी फैमिली है तो हम आजकल देखते हैं कि एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए सब लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। आप अपने घर में भी देखिए तो क्या सब लोग 100% एक दूसरे से सिमिलर हैं? नहीं है, सबका चेहरा अलग है, आंखें अलग हैं, बाल अलग हैं, ठीक है ना। तो देखने में हम सब अपनी फैमिली के ही हैं तो क्या, एक ही फैमिली के हैं तो क्या, सिमिलर तो नहीं है, डिसिमिलरिटी तो है ही, व्यवहार में भी डिसिमिलर लोग होते हैं। इसके अलावा हम लोग एक जगह पे रहते भी नहीं हैं कई बार। अभी मैंने बताया कुछ लोग पढ़ाई के लिए, कुछ लोग जॉब के लिए दूर दूर तो रहते ही हैं, तो क्या हमारा प्यार आपस में ख़त्म हो जाता है? नहीं होता है ना। तो इफ़ वी कैन लव आवर ओन फैमिली वेयर नो वन इज़ क्वाइट सिमिलर टू अदर्स एंड लिविंग एट डिस्टेंट प्लेसेस फॉर सेवरल रीजन्स, वी कैन लव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी तरह से हम दुनिया के सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो दिखने में हमसे डिसिमिलर हुए तो क्या हुआ, हमसे सिमिलर तो बहुत सी चीज़ों में है। हम ये क्यों ना मान ले कि जिस तरह से हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे दूर हैं, वैसे कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई एशिया में है, तो ऑल ओवर द ग्लोब अलग अलग रहने वाले लोग एक ही परिवार से हैं। हुआ भी होगा, ऐसा हुआ भी होगा कि शुरू में एक सिंगल परिवार से हुए होंगे और धीरे धीरे सब अपने अपने कुनबे को लेकर के कहीं इधर उधर शिफ्ट करते चले गए होंगे, और धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करने लगी होगी। वहाँ के जोग्राफिकल रीज़न की वजह से उनकी जो बनावट है थोड़ा सा उसमें अंतर आता रहा होगा। कलर, बनावट का मतलब कलर, शेप ऑफ नोज, लिप्स वगैरह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहा होगा, भाषा वगैरह अफेक्टेड हुआ होगा, और इस तरह से वो हमसे डिसिमिलर दिखने लगे होंगे इधर वालों से, और हमने ये सोच लिया कि दे आर फॉरेन, तो दे आर नॉट फॉरेन, नो मेन आर फॉरेन। बच्चों, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें इंतज़ार है आपके इंस्पिरेशनल वर्ड्स का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज आई ड्रीम अ वर्ल्ड पोएम से रिलेटेड सभी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे? जैसे कि आपके 3 बुक्स हैं, आपको उसमें से कौन सा टॉपिक समझना है, किस चैप्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ग्रामर, पोएम या स्टोरी, आप हमें सजेस्ट करें कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक से चाहेंगे, और या फिर लेसन का नाम भी बता सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं।
इससे हमें सुविधा होगी आपके लिए जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो पहले प्रोवाइड करने की। तो चलिए जाते जाते हम एक बार अपनी जनरल नॉलेज के लिए अबाउट द ऑथर को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जेम्स मोसर लैंगस्टन ह्यूज was an American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist. Born in 1902 in Joplin, Missouri, Langston Hughes grew up mainly in Lawrence, Kansas. His poem The Weary Blues won first prize in the poetry section of the 1925 Opportunity Magazine literary contest. Hughes' literary career was launched. His first volume, also titled The Weary Blues, appeared in 1926. Langston Hughes uses the rhythms of African American music, particularly blues and jazz, in his poems. This sets his poetry apart from that of other writers. It also allowed him to experiment with a very rhythmic free verse. तो यहाँ पर क्या दिया है, लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम दिया हुआ है। यहाँ आगे बताया हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से एरिया में वो एक्टिव थे, क्या क्या लिखते थे, कौन कौन से काम करते थे, वो सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और फिर उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जॉपलिन मिसौरी में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण लॉरेंस में हुआ था जो कि कंसास में है। उनका जो पोएम है जो कि बहुत ही रिमार्केबल है, वो 1951 में अपॉर्चुनिटी मैगजीन में लिटरेरी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीती थी और वो थी द वेरी ब्लूज। लेटर इसका पहला वॉल्यूम 1926 में छपा। लैंगस्टन ह्यूज अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक के रिदम को यूज करते हैं। ब्लूज और जैज इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक, तो उसे भी वो अपने रिदम में लाते हैं। इससे उनकी पोइट्री जो है वो अलग दिखती है अदर राइटर्स से। इससे वो रिदमिक फ्री वर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने अबाउट द ऑथर भी जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।